ठीक है, बाकी लोग है ना ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और एक है ना सबसे पहले सेशन में है ना जो भी बातें हो ना उसको पॉइंट फॉर्म में लिखते रहना एकदम, मतलब कि जैसे कि इंट्रोडक्शन है ना इतने तरीकों से कर सकते हैं, उसको पॉइंट फॉर्म में लिख लिया। इंट्रोडक्शन में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको पॉइंट फॉर्म में लिख लिया। ये चीजें मैं आपको पॉइंट फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम करते समय देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, जब मैं पहला मतलब जब इनिशियली आंसर राइटिंग कर रहा था, तो क्वेश्चन देखते ही ना एकदम माइंड ब्लैक हो जाता था कि यार अब इसको कैसे स्टार्ट करूं। और उसके माइंड से मतलब आपको 5 सेकंड के बाद ना माइंड उसके ऊपर सोचना स्टार्ट करता था, और कम से कम आपको 10 सेकंड लगती हैं। आप कभी भी कोई क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हो तो आप जनरली देख लेना, आप मिनिमम है ना 10 मतलब कि सेकंड्स का नाम कंज्यूम करते हो। तो मतलब कि आप यदि 20 क्वेश्चन के अंदर 10 से ना 12 सेकंड भी सोचो ना, तो कम से कम आप 5 मिनट तो है ना केवल सोचने में ही खराब कर देते हो, उसमें आप एक नया क्वेश्चन लिख सकते थे। तो उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, वो आप जब ये सारी की सारी चीजें पॉइंट फॉर्म में होंगी ना, तो आपको ना बहुत जल्दी ना मतलब इसमें टाइम ज्यादा सेव हो जाएगा। जैसे कि अब मेरे को आज भी आप इंट्रोडक्शन करने की, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करना है, तो मैं जो फिक्स 5-6 क्राइटेरिया है उस पर सोचूंगा, क्या ये मेरे पास है, क्या ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है या नहीं है। और यदि मैं उनके ऊपर नहीं सोच पा रहा हूँ ना, तो फिर मेरे को लगेगा कि अब इसका किस प्रकार से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो उनके रूल है ना उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अपना रहा आज का एजेंडा। अब देखो, जब भी कोई भी मेंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके अंदर है ना जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है ना उसको ज्यादा, जिसको मतलब कि मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन जिसकी प्रेजेंटेशन जो बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली लिखा हुआ होता है ना उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के अंदर, कि आपको सिस्टमेटिक होना ज्यादा जरूरी है कंटेंट के कंपैरिजन में। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, उसका आंसर लिखना है तो हमेशा आईबीसी फॉर्म में लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, चल अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लास्ट का ना 2 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखना हो तो भी ये फॉलो करना ही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। चाहे वो इंट्रोडक्शन आप एक लाइन का लिखो, चाहे कंक्लूजन आप एक लाइन का लिखो, लेकिन यू हैव टू राइट। चाहे वो कितनी भी पुअर क्वालिटी का लिखो, लेकिन यू हैव टू राइट। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इज द मस्ट। तो ये चीज तो पहले नोट कर लो आप। ठीक है, और इसको दिमाग में सेट कर लो। कई बार क्या होता है ना, जब प्रेशर सिचुएशन में लास्ट में ऐसा होता है कि 2-2 मिनट में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो हम इस चीज को ना फॉरगेट कर जाते हैं, तो ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, अब आता है सर कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो इंट्रोडक्शन हमेशा ना 2.5 से मतलब 2.5 से 3 लाइंस का ही होना चाहिए, मतलब 25 से 30 वर्ड से ज्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ कार्तिका। ठीक है, तो अपना जो इंट्रोडक्शन की लेंथ है वो 25 से 30 वर्ड्स की होनी चाहिए। ये सेकंड चीज आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अब उसके आगे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कि किस तरीके से यूपीएससी आंसर को ना मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ओवर द इयर्स मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन लिखे। ओवर द इयर्स बहुत सारे क्वेश्चन लिखने के बाद एक चीज मैंने मतलब उनको कैटेगराइज किया कि व्हाट इज वेज वी कैन इंट्रोड्यूस द मतलब कि यूपीएससी आंसर। तो उनको आप राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वे इज टू डिफाइन, मतलब जो भी उस क्वेश्चन का कीवर्ड है ना उसको डिफाइन करके आप ना आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे, आप फैक्ट, डेटा, इंडेक्स, रिपोर्ट, इनको कोट करते हुए ना आप ना अपने आंसर को लिखना स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट कैन बी द थर्ड वे? थर्ड वे इज करंट अफेयर। किसी भी क्वेश्चन को, जो भी यूपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका करंट रेलिवेंस ना जरूर होता है। तो उसके करंट रेलिवेंस को, यार ये बाइलिंगुअल ही चलना पड़ेगा मेरे को। आई एम मतलब कि मैं बहुत सारी की सारी टर्म्स है वो ऑलरेडी इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, मैं हिंदी का तो मतलब कि केवल ग्रामेटिकल पार्ट है उसी को यूज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अपन इसमें कि थर्ड वे टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, मतलब जो आंसर है वो है करंट अफेयर अपना। तो करंट अफेयर किस तरीके से, मतलब जो भी आपकी कोई भी न्यूज आती है, जैसे कल के सेशन में भी हमने ये बात की थी कि जैसे रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो उससे जस्ट 15 से 20 डेज पहले ये करंट अफेयर के अंदर चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि जो अपनी फाइजर है
विकास 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 यार, इनका क्या करें। मैं सबको या तो एक्सप्लेन कर दियो यार, फिर मतलब कि वो ठीक सारी चीजें मैं नाम, ठीक है, so फिर basically, सीलिंग नहीं। Gaurav will be taking the session in the language that he is comfortable in. Later on, I will provide the summary in your language. Do not worry about it. Let him go with the flow. If you are not understanding anything, just listen to it, or I'll provide a summary for everybody. अभी एक बार अपने mics, please turn off your mics. Do not turn on your mics. If you have any queries, just ask on the chat and let him continue. Let him do not break the flow, please. करते हैं शुरू, हाँ? Let's हाँ ठीक है। तो थर्ड वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर। ठीक है। तो जब मोस्टली मैंने ये एक चीज एनालाइज की, इवन द इथिक्स के जो भी क्वेश्चन थे ना, जैसे इथिक्स में केस स्टडी आई थी वेपन एक्सपोर्ट वाली 2020 मेंस के अंदर, तो उससे पहले ना इंडिया वियतनाम को बरमोस एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसके ऊपर करंट में आर्टिकल चल रहे थे, इसलिए आया था। तो ज्यादातर है ना मतलब जो क्वेश्चन जैसे मावीरा की टीचिंग पूछी थी, तो ना मतलब उससे पहले जस्ट है ना मतलब महावीरा जयंती के ऊपर है ना आर्टिकल आया था। तो मोस्टली मैंने एक चीज एनालाइज की कि जो हिंदू के जो एडिटोरियल एनालिसिस थे, उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे थे। फॉर एग्जांपल एक फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था GS1 के अंदर 2020 मेंस के अंदर। तो उससे पहले जो हमारा स्पंज सिटी का जो कंसेप्ट चल रहा था, हैदराबाद को एज ए स्पंज सिटी मतलब क्रिएट करना चाह रहे थे, तो वहां से वो क्वेश्चन डायरेक्ट है ना पुटअप किया गया था। तो इस तरीके से कोई भी जो भी करंट अफेयर आपको ना पता लगे ना कि ये क्वेश्चन इस करंट अफेयर के कारण पूछा गया है, तो आपका दिमाग झट से मतलब एकदम आपको इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये मतलब कि कौन सा करंट अफेयर हमें लिखना चाहिए। इसकी चर्चा जब हम अलग अलग चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे कि GS1 के आंसर कैसे लिखने चाहिए, 2 के कैसे लिखने चाहिए, 3 के कैसे, 4 के कैसे, उस समय हम डिस्कस करेंगे कि उनके करंट अफेयर को कैसे हमें मेंस के नोट्स के अंदर लाना है। तो अभी तक के 3 तरीके क्या हुए। फर्स्ट वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, सेकंड is to start from the facts and data, third is to start from the current affair। अब फोर्थ वे क्या हो सकता है स्टार्ट करने का, किसी भी टॉपिक का हम बहुत एक शॉर्ट समराइज कर लेते हैं ना, तो वो भी एक इंट्रोडक्शन का वे हो सकता है। जैसे ये मेथड सबसे ज्यादा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूज होगा। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री में, जैसे आपसे पूछ लिया ना कि मतलब किसी भी मतलब मेजर पर्सनालिटी है, लाइक है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ना मतलब कि आपसे पूछ लिया कि मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, या फिर जो मेन मतलब कि जैसे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें ना मतलब कि कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम ऑप्शनल के अंदर, जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था तो उसके अंदर टेलर का कंट्रीब्यूशन या इवोल्यूशनिस्ट का कंट्रीब्यूशन, इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, तो उसमें सबसे बेस्ट वे होता है, वो फोर्थ नंबर वाला वे होता है, उसको है कि शॉर्ट समरी कर दो आप, ताकि आप सारी डायमेंशन को टच कर दो उसी 25-30 वर्ड्स के अंदर। ठीक है। तो एक मिनट में 6 प्रकार के इंट्रोडक्शन पूरा कर लेता हूं, देन वी विल टेक द क्वेरी। ठीक है। तो फिर शॉर्ट समरी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे ना मतलब कि इंडियन स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब है ना आप स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप उसका बैकग्राउंड दोगे। अब बैकग्राउंड तो आप पूरा बैकग्राउंड, जैसे 1905 में यदि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो 1900 से लेकर 1905 तक का जितना भी पूरा है उसको आप समराइज करके मतलब एक शॉर्ट समरी करके उसका बैकग्राउंड क्रिएट करोगे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में शॉर्ट समरी मेथड काफी ज्यादा यूज आता है। और जब क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं इसके ऊपर भी अपन एक सेशन लेंगे जिसके अंदर हम अलग अलग कीवर्ड्स का मतलब समझेंगे, जैसे डिस्क्राइब, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जब वर्ड्स एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस इन जैसे 3-4 वर्ड हैं, इनका जब ज्यादा यूज होता है ना तो हमें शॉर्ट समरी से हम जा सकते हैं। फिर फिफ्थ वे स्टार्ट करने का है, वो है नीड ऑफ द टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ना मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो उसको इंट्रोडक्शन उसके टॉपिक के नीड से क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वाटर क्राइसिस के ऊपर यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसका इंट्रोडक्शन मतलब कि हो सकता है कि वाटर क्राइसिस मतलब कि क्यों जरूरत है। जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वाटर क्राइसिस पे, तब मतलब कि किसी ने इस कोट के साथ स्टार्ट किया था कि किस तरीके से मतलब कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा
वो वाटर के ऊपर होगा। तो मतलब कि उसने नीड ऑफ द टॉपिक को हिंट कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे जो टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया, अपना सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, उनमें जब भी अपन कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड कोई इक्वेशंस थी, तो इसका जब मैं थोड़ा पहले जियोलॉजी ऑप्शनल को मैंने स्टडी किया था, इसलिए मुझे इस मेथड के बारे में पता चला। तो हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना था, वो उसका मतलब कि इंट्रोडक्शन इसी चीज से था कि व्हाई टू वी नीड टू स्टडी द हाइड्रोलॉजी। तो मतलब कि जो नीड ऑफ द टॉपिक होता है, वहां से भी आप इंट्रोडक्शन को कर सकते हो। फिर फिफ्थ जो मेथड है ना, वो है कि टॉपिक की लोकेशन के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सर टॉपिक की लोकेशन क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपको यदि सोलर एनर्जी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो अब सोलर एनर्जी की लोकेशन कहाँ है सिलेबस के अंदर, वो देखने की कोशिश करो। कैसे देखोगे? सोलर एनर्जी किसका पार्ट है? रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी किसका पार्ट है? एनर्जी का। एनर्जी किसका पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका पार्ट है? इकोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमी किसका पार्ट है? अपने पूरे GS3 का पार्ट है। इस तरीके से आप ना लोकेशन को ट्रेस करते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे क्या होता था कि जैसे मतलब आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ना मतलब कि कुछ पूछ लिया कि मतलब कि पैरेलल्स, जैसे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि पैरेलल्स क्या होता है। तो पैरेलल्स जो कंसेप्ट है, वो किसने दिया था? वो कंसेप्ट अपने को दिया, मतलब कंसेप्ट दिया था वो टेलर ने, ठीक है। टेलर किसका पार्ट है? मतलब जो इवोल्यूशनिस्ट का पार्ट है। इवोल्यूशनिस्ट किसके पार्ट है? पूरी थ्योरी जो है उसके पार्ट है, ठीक है। तो जब यदि किसी ऑप्शन, ये वन ऑफ द लिस्ट प्रिफर्ड मतलब इंट्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी जब आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं मिलता ना, तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको किसी कंसेप्ट के बारे में पूछा, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि दिस कंसेप्ट वाज मतलब कि कॉइन्ड बाय उस मतलब थिंकर का नाम, फिर आप उसकी ना मतलब जो भी कैटेगरी है, जैसे इवोल्यूशनिस्ट, फंक्शनलिस्ट, जो भी है उसकी कैटेगरी, और उस इस तरीके से आप ना मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन बना सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जब हम रिलीजन से रिलेटेड है ना मतलब बहुत सारी चीजें स्टडी करते थे, तो उसमें एक आता था नेचरिज्म। तो जो नेचर को मतलब वर्शिप करते हैं, नेचरिज्म में अलग अलग ट्राइबल्स होते थे, वो अलग अलग फॉर्म में मतलब कि नेचर को मतलब कि वर्शिप करते थे। तो जब भी आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मानो कि जैसे कि कोई मतलब कि कल्ट है, नॉर्मल कल्ट है, जिसे किसी भी एनिमल से रिलेटेड, मानो वो गोंड ट्राइब का है, तो मतलब ये लिख देते थे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ नेचरिज्म, the one type of religion practiced in the Gond tribe and the features are discussed as below। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बन जाता था। तो ये एक वे होता है इंट्रोडक्शन करने का। तो हमने क्या व्हाट आर द 6 ways in which we can introduce the question, मतलब introduce the answer। first is to define, second is to fact, data, index, third is current affair, fourth is short summary, फिफ्थ इज द नीड ऑफ द टॉपिक, सिक्स्थ इज द जो उसकी स्टडी की जो भी मतलब अपना टॉपिक है उसकी सिलेबस के अंदर क्या लोकेशन है। तो अब सर पहला सबसे ज्यादा प्रिफर क्या, हायरार्की क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आई यूज टू मतलब कि स्टार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर। यदि मुझे किसी भी चीज का करंट अफेयर पता होता था ना, तो मैं उससे स्टार्ट करता था, कि मैं उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखता था करंट अफेयर से। अब सेकंड होता है कि सर हर क्वेश्चन में तो करंट अफेयर नहीं मिल सकता, मतलब आपको ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन का करंट अफेयर याद आ जाता था। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि करंट अफेयर मतलब नहीं है। तो जनरली वो क्वेश्चन ऐसे ही होते थे जिनमें करंट अफेयर नहीं आया ना, तो वो स्टैटिक पार्ट से आते थे, और स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट समरी से स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो फर्स्ट वे में आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स को 1 नंबर पे रखो। 2 नंबर पे आप फैक्ट डेटा, 2 नंबर पे फैक्ट डेटा इंडेक्सेस का आप यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आप यूज कर सकते हो डेफिनेशन का या शॉर्ट समरी का, जो भी आपके पास है ना ज्यादा बेटर अवेलेबल हो, तो आप डेफिनेशन का और जो शॉर्ट समरी है उनका यूज कर सकते हो। तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर पे हो गया। फिफ्थ नंबर आप नीड ऑफ द टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। एंड सिक्स नंबर है आप जो जो उसकी सिलेबस के अंदर जो लोकेशन है उस टॉपिक की, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जनरली ये 6 मेथड्स ही जनरली सभी लोग यूज करते हैं। अब इंट्रोडक्शन किस तरीके से बढ़िया लिखे हो, और इंट्रोडक्शन करते समय आपको जो इनर्शिया में टाइम लॉस नहीं करना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको ये करना है
कि अब जब भी नेक्स्ट सेशन होगा 7-8 दिनों में, तब तक आपको क्या करना है कि लगभग 100 ऑफ मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं उनका केवल इंट्रोडक्शन लिख के देखना है, केवल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, आपके ऑप्शनल के और जीएस के, और फिर आप देखिए कि इसमें मतलब कि इंट्रोड्यूस करते समय कि आपको कितना टाइम लग रहा है और आप कौन से मेथड से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, डिफाइन करने से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, करंट अफेयर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, शॉर्ट समरी से, नीड ऑफ द टॉपिक से, और स्टडी मैप जो मतलब आपकी सिलेबस के अंदर जो उसकी लोकेशन है वहां से स्टार्ट कर रहे हो। और एक क्वेश्चन मल्टीपल जगह से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से जो स्टील इंडस्ट्री है वो मतलब इंटीरियर जो हिंटरलैंड था वहां से कोस्टल एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इसका इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीकों से मैंने देखा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रिफर्ड तरीका था मेरा करंट अफेयर। किस तरीके से करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते थे कि आप नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017 और 18 के अंदर, तो उसके अंदर ये चीज लिखी हुई थी कि आपको कोस्टल एरिया की तरफ मूव करना चाहिए, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे। फर्स्ट वे टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। सेकंड, फैक्ट एंड डेटा से आप स्टार्ट कर सकते थे कि मतलब जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें ना मतलब कि 80% जो प्रोडक्शन होता है वो हिंटरलैंड से होता है, 20% मतलब कि यहाँ पे। इस तरीके से आप कोई फैक्ट्स वगैरह दे सकते थे। डिफाइन, डिफाइन के अंदर इंडस्ट्रियल लोकेशन के पीछे के जो कंसेप्ट है ना, कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के पीछे कौन कौन से जो कंसेप्ट हो सकते हैं वहां से डिफाइन करते हैं। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोगों को ये ज्यादा बेटर पता है, तो वो ना वहां से डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते थे इंडस्ट्रियल लोकेशन की। फिर शॉर्ट समरी, तो जैसे कि मतलब कि कुछ शॉर्ट समरी इस क्वेश्चन में कैसे लग सकती थी कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए ना मतलब जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लोकेशन के लिए, वो 1 2 3 4 5 ये हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मतलब कि इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आज के टाइम की नीड है और हम उसको बिलो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट समरी से भी स्टार्ट कर सकते थे, नीड ऑफ द टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते थे कि इंडिया को ना मतलब कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना मतलब कि ग्रो नहीं कर पाया और एक्सपोर्ट मतलब कि हम उतना नहीं कर पाए, तो उसको ना मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए मतलब कि इस प्रकार का स्टेप लिया जा रहा है, तो नीड ऑफ द टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते थे। और मतलब आप मतलब कि वो जो सिलेबस के अंदर वो टॉपिक कहाँ एग्जिस्ट करता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री रिसोर्सेज का पार्ट है, इंडस्ट्रीज का पार्ट है, वो नेचुरल रिसोर्स मतलब अपने जियोग्राफी के सिलेबस का पार्ट है, तो वहां से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन हायरार्की क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले यदि आपके पास पॉसिबल हो करंट अफेयर से स्टार्ट करो, वो पॉसिबल नहीं हो तो फैक्ट्स डेटा से स्टार्ट करो। थर्ड नंबर या तो डेफिनेशन या फिर समरी, थर्ड फोर्थ हो गए। फिफ्थ नीड ऑफ द टॉपिक एंड सिक्स इज द सिलेबस के अंदर उसकी लोकेशन। These are the 6 way to start the introduction। अब आपको क्या करना है कि अगले 7 days के लिए केवल इंट्रोडक्शन लिखना है, ओनली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 25 से 30 वर्ड मतलब 2 से 3 लाइन्स होती हैं, तो 2 से 3 लाइन लिखने में आपको 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। डेली 10 मिनट्स के अंदर आप 10 इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, और यही प्रैक्टिस आपने यदि अगले 8-9 दिनों के लिए कर ली तो इंट्रोडक्शन करना आपके लिए एक बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अगले 10 days के लिए हर दिन 10 to 15 क्वेश्चंस का केवल इंट्रोडक्शन लिखना है। ये 15 से 20 मिनट्स यदि आप नेक्स्ट 7 days के लिए दे दोगे ना, तो आप ना मतलब कि बहुत ही मतलब कि सिग्निफिकेंट अपनी आंसर राइटिंग के अंदर मतलब कि एक डिफरेंस ला पाओगे। तो ये है। अब इसमें कोई भी जो डाउट है कि सर ये जो 6 वे थे इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ सूर्य, आप पूछिए। पूछिए अंकित, अंकित पूछिए, सूर्या जल्दी से पूछिए ताकि हम सर आगे ये वाला पार्ट। सर ये शॉर्ट समरी का मतलब 2-3 लाइन में शॉर्ट समरी कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। शॉर्ट समरी पूरे कंसेप्ट को 2-3 लाइन में। हाँ, तो इसमें आपको जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना यार, जैसे फॉर ये शॉर्ट समरी है ना सबसे परफेक्ट मेथड है। जब भी आपसे ना मतलब ऑप्शनल के अंदर किसी भी थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, समरी बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उसका इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपसे यदि ना टेलर या मतलब मॉर्गन के ऊपर कंट्रीब्यूशन का पूछ लिया कि व्हाट आर मतलब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन द मतलब कि
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये क्वेश्चन यदि आपका आ गया तो अब मॉर्गन के ऊपर आप क्या स्टार्ट करोगे? देखो करंट अफेयर हो नहीं सकता, फैक्ट डेटा कुछ हो नहीं सकता, डिफाइन आप मॉर्गन को क्या ही करोगे? तो केवल आपके पास नीड ऑफ द टॉपिक, आप मॉर्गन की क्या नीड बताओगे? नहीं, केवल आपके पास समरी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे आप ना मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन को। तो अब क्या आप बोलोगे यार मॉर्गन ने तो कम से कम 10 12 13 कंसेप्ट दिए होंगे, तो अब उसको किस तरीके से सर शॉर्ट समरी में लिखें? लेकिन उन जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कुछ ब्रॉड कैटेगरी तो होगी, जो उनकी ब्रॉड कैटेगरी है कि मतलब कि मॉर्गन इज मतलब मैं ऐसे स्टार्ट करता तो मैं इसमें लिखता कि मॉर्गन एक है ना इवोल्यूशनिस्ट थिंकर था, जो जिसने मेजर मैरिज के ऊपर, किनशिप के ऊपर, मतलब किनशिप के क्लासिफिकेशन के ऊपर, मैरिज के इवोल्यूशन के ऊपर एंड मतलब कि जो भी आगे 2-3 जो भी उसके मेजर टॉपिक्स थे इनके ऊपर वर्कआउट किया, जिसकी डिटेल्स ना बिलो है। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यदि आपके पास इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का और कोई बेटर तरीका है तो आप बताओ कि यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछता कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन पूछता तो आप किस तरीके से स्टार्ट करते? मतलब या फिर आपका कोई भी जैसे मतलब जो भी ऑप्शनल हो उस ऑप्शनल का कोई ना कोई तो थिंकर होगा, उसका यदि कंट्रीब्यूशन पूछा जाता तो आप किस तरीके से स्टार्ट करते? या फिर कोई भी हिस्ट्री के अंदर यदि कुछ भी पूछा जाता तो शॉर्ट समरी हमेशा जो कीवर्ड्स होती है ना, तो कीवर्ड से ही मतलब आपको मतलब कीवर्ड्स को समराइज करके आपको 25 से 30 वर्ड्स के अंदर है ना मतलब आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ रामकृष्ण पूछो। सर ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट समरी को छोड़ के और कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं? हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना मतलब उनका भी है ना, जैसे कि मतलब जो भी कोई इवेंट्स है वो मतलब कि आपका देखो उसको 50 इयर्स हुआ हो, 100 इयर्स हुआ हो, 75 ईयर, 125 ईयर ऐसा ईयर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ है ना मतलब कि कोई करंट अफेयर है ना मतलब कि आ सकता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा ओके तो सर। आप समरी के अलावा कोई आपके पास मेथड नहीं बचता है। ओके मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो, या नीड ऑफ द टॉपिक है ना कि मतलब उस इवेंट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी एक है ना मतलब कि आप अलाइन कर सकते हो उस मतलब कि क्वेश्चन के आंसर को। सर नीड ऑफ कि द टॉपिक में मतलब एक आध एग्जांपल देके समझा सकते हो क्या हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, जैसे कि? हाँ जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर है ना, मानो कि है ना फॉर एग्जांपल की कोई क्वेश्चन आया कि किस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आप नीड स्टार्ट कर सकते हो। जनरली ये नीड ऑफ द क्वेश्चन है ना मतलब कि ज्योग्राफी और जो ना मतलब कि टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं ना उसी के अंदर मतलब यूज होता है। अभी मैं मतलब कि कोई क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मेरे को अभी इस दौरान यदि वो क्वेश्चन याद आएगा ना कि नीड ऑफ द टॉपिक से भी मतलब कि स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जनरली उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख के ही आपको स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए मतलब जो शॉर्ट समरी मेथड होता है वही मतलब मोस्ट कॉमनली यूज होता है उसमें। ओके सर, थैंक यू। मतलब ये अब जैसे कि इम्पोर्टेंस भी है ना मतलब कि जो सौरभ बता रहे हो ना, लेकिन इम्पोर्टेंस में भी नीड नहीं आएगी उसका, मतलब आपको पहले हिस्टोरिक बैकग्राउंड दोगे ना आप, जैसे मतलब कि जो एनसीएम है मतलब उसको एनालाइज करना भी आ गया, तो एनसीएम को एनालाइज करने के लिए भी आपको मतलब कि उसका इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल्डअप करना ही पड़ेगा कि एनसीएम क्यों ही आया था। मतलब आप डायरेक्टली एनसीएम के बारे में नहीं लिख सकते, या फिर है ना मतलब आप उस इवेंट को डिफाइन जरूर कर सकते हो कि एनसीएम क्या था, उसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज हुए, तो डिफाइन कर सकते हो हिस्ट्री में मतलब जो भी मोमेंट्स है उनको। लेकिन इंपॉर्टेंस भी है ना नीड के अंदर नहीं आएगी। नीड का कोई भी और अच्छा एग्जांपल है ना, क्वेश्चंस देखता हूं मैं किसी के अंदर आया तो बता दूंगा, लेकिन हिस्ट्री में मेनली ना यूज करो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की समरी, तो समरी मेथड विल बी द बेस्ट। सेकंड आप उस इवेंट को डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन कैसे कर सकते हो कि जैसे कि डिफाइन करना आया तो एनसीएम क्या है, तो उसका डिफाइन करने में यही आता है कि उसका प्लेस क्या था, लीडर क्या थे, और उसका मतलब कि जो एरिया तो हो गया, और उसमें लीडर और टाइमिंग, तो ये 3-4 चीजें आप जब लिख देते हो ना तो वो इवेंट डिफाइन हो जाती है। तो डिफाइन कैन बी ए मेथड, करंट अफेयर कैन बी ए मेथड,
और नीड ऑफ द टॉपिक कैन बी ए मेथड, जिसको अपने सोचना पड़ेगा थोड़ा लिखते समय। मैं बताऊंगा इसको जब अपन हिस्ट्री का जब डिस्कस करेंगे तब इसको देखेंगे। हाँ बाकी हाँ पूछिए जिसने भी हैंड रेज किया वो पूछना स्टार्ट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे आपने बताया कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से अलाइन करते थे अपने इंट्रोडक्शन में, हाँ तो न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा सर आपने इसको कैसे अपने आप को इसमें प्रो किया, तो उसमें सर थोड़ा मैं जानना चाह रहा था आपसे। यार अब है ना लिटरली मैं तो ना मतलब न्यूज़पेपर के नोट्स में ना मतलब बनाता था, और न्यूज़पेपर के नोट्स बनाता था ना तो मतलब जो भी टॉपिक आता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, ठीक है, तो फेडरलिज्म का एक हेडिंग दिया, अब है ना ऊपर से 3-4 लाइनें उसकी ना खाली छोड़ दी, और उसके नीचे जो भी फेडरलिज्म का जो भी कुछ कंटेंट है ना वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब है ना मतलब कि अब जैसे मेरे 20 ईयर्स के मैं 2-4 एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करंट अफेयर को मैं अलाइन करता था, ठीक है। ठीक ठीक अब सर। उसमें क्या हुआ कि राज्यसभा को कुछ ईयर्स पूरे हुए थे, शायद 75 ईयर्स पूरे हुए होंगे या 70-50 जो भी ईयर पूरे हुए होंगे, तो इसलिए ना राज्यसभा की इंपॉर्टेंस के ऊपर मतलब आर्टिकल था, और मतलब कि उसमें फेडरलिज्म की बात चल रही थी, तो मैंने मतलब उसे फेडरलिज्म के टॉपिक के नीचे लिख लिया कि राज्यसभा वाला इशू है उसके कारण चल रहा है। फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कोई केस आया था, उसमें भी फेडरलिज्म को कोट किया था, ठीक है। अब दो चीजें हो गई। अब जैसे यदि फेडरलिज्म पे यदि 2020 मेंस के अंदर मैंने क्वेश्चन आया होता, तो मैं फिर उसको इसी चीज से स्टार्ट करता कि मतलब कि हम जब है ना राज्यसभा के 70 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब कि जो ये फेडरलिज्म है वो मतलब कि सभी के चर्चाओं का टॉपिक बना हुआ है, और अब जो भी क्वेश्चन ऊपर पूछा होता ना फेडरलिज्म को, उसके साथ उस लाइन को जोड़ के मैं कर देता। तो अब जो एग्जामिनर होता ना उसको लगता कि हाँ इसको पता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो इसलिए। और इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिकल सेक्टर, ये क्वेश्चन आया था, उससे थोड़े ही दिन पहले की बात है, 15 से 20 डेज पहले जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही थी फाइजर की, उसमें नैनो कोटिंग हुई थी, तो मैं वहां से उसको स्टार्ट कर सकता था। सोलर एनर्जी का कोई क्वेश्चन आया था हमारे मेंस में, GS1 और 3 दोनों में आया था, तो उसमें ना उससे जस्ट पहले क्या हुआ था, सोलर का जो बिगेस्ट प्लांट था एशिया का, रेवा के अंदर मोदी जी ने ना मतलब इंट्रोड्यूस किया था, और वहां पे श्योर प्योर सिक्योर बोला था। अब ये मैंने मतलब कि इसको यूज किया था, इस इंट्रोडक्शन को क्यों यूज किया था, क्योंकि एकदम पूरी जो सोलर एनर्जी को 3 ही वर्ड में डिफाइन कर सकते हो आप, श्योर प्योर सिक्योर, वो हो गया। दूसरा मतलब इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड हो गया। तीसरा इसके अंदर मतलब कि कोई फैक्ट भी आ गया कि रेवा ना मतलब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो यदि कोई आप ऐसा इंट्रोडक्शन दे पाओ जिसमें 2-3 जो ये मतलब 6 मेथड है, इनमें से 2 या 3 मेथड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से में कौन सा मतलब करंट अफेयर यूज कर सकते हैं, तो मैं जनरली क्या करता था कि जितने भी मेरे जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मतलब कि जब भी जाता था, जैसे मतलब कि नेक्स्ट डे मेरा मेंस का पेपर है, तो न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स की जो ऊपर ऊपर वाली लाइन होती थी ना कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों आए, उनको पढ़ के जाता था कि नीचे वाला कंटेंट तो चलो याद आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाली लाइनें मैं सारी पढ़ के जाता था। हाँ सौरभ। सर बहुत सारे टॉपर्स ऐसा बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स को ऐसे फिक्स बना करके रखना चाहिए पहले से ही। तो मतलब कैसे हम वो कैसे कर सकते हैं सर? लाइक हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते क्या क्वेश्चन आएगा, तो कैसे बना के रखेंगे? मतलब जीएस के अंदर मतलब कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप ना मतलब कि आप इंट्रोडक्शन को ना रेडीमेड कर सकते हो, लेकिन फिर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जैसे कि अपने आजकल बहुत सारी फाइल्स आती हैं जिसके अंदर ना हम फैक्ट्स डेटा वगैरह लिख के रखते हैं, तो आप यदि हर टॉपिक जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक 200-250 टॉपिक लिखे हुए हैं उसके बारे में सबके बारे में आप ये घर से ही सोच के जाओ कि इस टॉपिक का कोई फैक्ट डेटा इंडेक्स या मेरे पास रिपोर्ट है क्या, तो आपके लिए वो रेडीमेड हो गया। आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी आपको ना मतलब कि जैसे एनजीओ है, तो एनजीओ की कोई ऐसी डेफिनेशन हो, या तो वो जो उसकी समरी भी डिफाइन करता हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर्स वगैरह सारे डिफाइन करता हो, उस तरीके की कोई डेफिनेशन हो, तो आपके पास यदि कीवर्ड्स की डेफिनेशन है, ये फैक्ट्स डेटा ये है और करंट अफेयर है, तो ये आपका घर से ही रेडीमेड ही हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा काम आता है ना वो आता है ऑप्शनल के अंदर। अब जैसे कि ये टेलर मॉर्गन फाइजर जितने भी थे ना, मतलब कि 37-38 प्रकार के हमारे थिंकर थे ना, सब थिंकर्स का ना मैंने एकदम समरी तैयार कर रखी थी कि ये समरी ये का ये जाके ना सीधा टेक के आ जाना है वहां पे, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
तो आप इस तरीके से ना मतलब कि जो ऑप्शनल के आंसर है ना उनका आप घर से तैयार कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल के आंसर में बहुत ज्यादा डायनेमिक नेचर के क्वेश्चन नहीं आते। वो रेगुलर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना उन्हीं क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करने से ना जो हम आगे बॉडी पढ़ेंगे और जो बॉडी के साथ साथ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसके अंदर चेंज आएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर उतना ज्यादा ना चेंज नहीं आता। हाँ जी छोटे जी। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ जी। सर एथिक्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, क्योंकि उसमें कुछ फैक्चुअल नहीं होता है, जैसे कुछ डिफाइन करना है ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं हो कि वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो इसको कैसे आंसर करना है प्लीज आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी है ना हम आज केवल एक ब्रॉडर थीम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम है ना मतलब अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है, फिर हम स्ट्रक्चर का देखेंगे, फिर इसका साथ देखेंगे, फिर एक एक सब्जेक्ट वाइज लेंगे कि ना जीएस का ना मतलब कि किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सारे मतलब कि एक एक सब्जेक्ट का लेंगे ना तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। अभी अभी इसमें ना मतलब बीच में मतलब कि मेथड्स घूम जाएंगे। एक मिनट। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि एक एक सिलेबस वाइज है ना कि इथिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उनके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टाइप्स रहते हैं, उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारी देखेंगे। लेकिन इथिक्स का जैसे मैं जनरली आपको बताऊं, इथिक्स में जनरली इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एक कोट सा दे देंगे या दो लाइनें होती हैं, उसके बाद जो रियल क्वेश्चन होता है ना वो नीचे से स्टार्ट होता है। तो उसका हम आगे डिस्कस करने वाले थे, जो कि इंट्रोडक्शन करते समय 6 कौन से ना मेजर रूल है जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। उसमें से है ना मतलब ये है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई क्वेश्चन पूछा गया कि ना करप्शन के ऊपर है ना कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद आगे है ना क्वेश्चन ये पूछा गया कि ना मतलब कि व्हाट कैन बी द रेमेडीज टू, मतलब कि करप्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है ना अपनाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन तो उतना ही है कि ना मतलब कि किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं उनका क्या करना है, वो लाइन हमेशा इंट्रोडक्शन का बेस बनती है। तो इथिक्स के आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे मोस्टली में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या फिर पहले एक दो लाइनें होंगी और फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट 2-3 लाइंस होती हैं उनका यूज करके आप ना इंट्रोडक्शन मतलब कि उनमें कर सकते हो। और इथिक्स में भी है ना मतलब कि कैसे नहीं है आप है ना मतलब डिफाइन से है ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तभी तो बोलते हैं कि जितनी भी इथिक्स की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनकी आपको ना मतलब कि एकदम वन ऑफ द बेस्ट जो डेफिनेशन होती है वो एकदम याद होनी चाहिए। और बहुत सारे की जो क्वेश्चन आते हैं कि गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती है, उनसे स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नीचे वाले जो 6 और 7 है ना, जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, जो पबैड वाला पार्ट है, उसमें तो आप फैक्ट्स, डेटा, इंडेक्स और रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, करंट अफेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो उनमें। हाँ मिताली। हेलो सर। जी जी सर जब हम कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं जी तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप करंट अफेयर पढ़ते थे तो क्या आप जी प्रेडिक्ट कर पाते थे कि इस आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? तो अगर हम नोट्स भी बना रहे हैं तो लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए कि हमें इसे कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये क्वेश्चन इससे कैसे बिल्कुल बने? बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो जब हम आगे ना स्ट्रक्चरिंग के बाद जब नेक्स्ट देखेंगे ना तो हमेशा ये देखेंगे कि एक ना मतलब जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो उसकी एक फेमस टेक्निक होती है एएफ हाइपोथेसिस। एएफ हाइपोथेसिस क्या होती है कि सबसे पहले आप आर्गुमेंट देते हो, आर्गुमेंट को बैक करने के लिए आप फैक्ट देते हो। ठीक है, जब भी आप कोई करंट अफेयर को पढ़े ना तो आप ये देखें कि उस करंट अफेयर जो मतलब एक एडिटोरियल एनालिसिस है उसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं, उन और आर्ग्यूमेंट्स को बैकअप करने के लिए फैक्ट्स क्या रखा गया है। ठीक है, तो जनरली हिंदू का आप देखना, हिंदू के जो पैराग्राफ चेंज होते हैं ना तो हर पैराग्राफ के साथ उसके आर्गुमेंट चेंज होते हैं और पहली लाइन में ही ना वो आर्गुमेंट देता है, फिर उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए एक दो डेटा देता है। तो यही फॉर्मेट आपको आंसर में रखना है। तो जब भी आप आर्टिकल पढ़ो ना तो आप देखो इसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, इसके अंदर फैक्ट्स क्या है, ताकि वो आप क्वेश्चन के अंदर यूज कर सको, या फिर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस
केवल मेरे को ना मतलब इंट्रोडक्शन के लिए लिखना होता तो इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको वो जो न्यूज है उसको केवल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, उसको हमेशा 3-4 पर्सपेक्टिव से देखो कि उसका आर्गुमेंट्स क्या क्या दिए हुए, किस किस बैकअप मतलब फैक्ट से क्या बैकअप दिया हुआ, क्या आगे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कंक्लूजन किस तरीके से किया हुआ है। और यदि इस आर्टिकल को केवल एक ही लाइन में कहीं क्वेश्चन के अंदर यूज करना होता, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर केवल एक ही लाइन के अंदर उस करंट अफेयर को यूज करना है, तो आप किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, क्या मंथली सफिशिएंट है? यार मैं कभी नहीं मानता यार, मैं मंथली मैगजीन के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं देखो ये मतलब सेशन यदि बहुत ज्यादा लाइव होता है ना तो मैं बोलता ठीक है मंथली मैगजीन पढ़ लो। मंथली मैगजीन पढ़ने से मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि आपको ना मतलब न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है ताकि आप एक ब्यूरोक्रेटिक सेंस अपने अंदर डेवलप कर पाओ, क्योंकि मोस्टली जो ना मतलब जो ऑथर जो मतलब कि एडिटोरियल लिखने वाले होते हैं वो लोग सभी के सभी लोग या तो ना मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर वो लोग है ना मतलब एक्सपर्ट होते हैं। तो वो किस तरीके से ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, कंटेंट मैटर नहीं करता, आप उससे ना मतलब आर्ग्यूमेंट करना, आर्ग्यूमेंट को फैक्ट से बैकअप करना, किस तरीके से कंक्लूजन निकालना, जो ब्यूरोक्रेटिक कॉमन सेंस है ना वो डेवलप होता है। और जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो जनरली क्या होता है ना कि कोई जो स्टूडेंट मेंस या इंटरव्यू में फेल्ड हुआ स्टूडेंट है वो कंपाइल करके देता है। तो आपके नॉलेज के लिए आप मंथली को एक बार रेफर कर सकते हो कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं था जो मेरी नजरों से छूट गया हो, या कुछ है ना उसमें फैक्ट्स वगैरह हैं या कुछ बहुत अच्छा वो किया हुआ है, वो कर सकते हो। लेकिन मंथली मैगजीन है ना कैन नॉट बी ए रिप्लेसमेंट टू द न्यूज़पेपर। हाँ रितिका। सर न्यूज़पेपर पढ़ तो सकते हैं बट न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे कम से कम 2 तो लग जाते हैं, नहीं उससे आप ऊपर ज़्यादा हो सकता है। नहीं आप ना एक दो बढ़िया जो भी चैनल है ना उससे एडिटोरियल एनालिसिस सुन लिया करो। उसके बाद ना जब आप मतलब कि देखो हिंदू न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो ना तो पहला पैराग्राफ ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पहले पैराग्राफ में वो इंट्रोड्यूस करने की स्टाइल आप लर्न कर लोगे। उसके बाद जो भी पैराग्राफ है ना उसकी पहली 1-2 लाइन देखो और उसके अंदर कुछ भी जो फैक्ट्स वगैरह है ना वो देखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको ना मतलब कि पढ़ रखा है। आर्टिकल का जो क्रक्स है वो तो आपने समझ ही रखा है। तो आपको ना बहुत कम टाइम लगेगा, आप ना मतलब हाफ आवर पौने घंटे के अंदर निकाल देना। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आर्टिकल के अंदर घुस घुस के मतलब हर चीज काम की नहीं आती, और इनिशियली टाइम लगता है, मेरे को भी लग रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे फेडरलिज्म है उसके ऊपर साल में ना 20 बार आर्टिकल आते हैं, तो आप 1-2 बार तो आप ना मतलब कि पढ़ोगे टाइम लगेगा, तीसरी चौथी बार से आपको ना खुद पता चलेगा कि यही बातें ये लिखने वाला है, यही बातें वापस लिखेगा। जैसे ये मतलब कि फ्लड के ऊपर कम से कम ना 10 आर्टिकल आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर 15-20 आर्टिकल आएंगे। तो वो जब रिपीट होते हैं ना तब स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। तो आगे बढ़े हम। अब देखो और किसी को जल्दी जल्दी पूछ लो, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए। हाँ सर कई जो करंट में रहता है, जैसे कोई स्टैच्यू अनवेल हुआ है और किसी की हाँ बर्थ एनिवर्सरी जैसे डेथ एनिवर्सरी कोई भी हिस्टोरियन की सेलिब्रेट की है, हाँ हम क्वेश्चन में इंट्रो में कोट कर सकते हैं। यार वो पूरा इंट्रोडक्शन में कैटेगरी में हो जाएगा, ये अपने को समझना चाहिए। अपन उसको ना मतलब कि बीच में कहीं कोट कर सकते हैं उस करंट अफेयर को। लेकिन है ना मतलब मानो कि गांधी जी की कोई मतलब कि गांधी के ऊपर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो गांधी की कोई क्वेश्चन है ना, तो मतलब गांधी के क्वेश्चन में आप ऐसे बोलो कि करंटली ना गांधी की 150 वो मतलब कि उसकी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई या जो भी मतलब है, तो मतलब वो उतना अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में आपको समरी डिफाइन नीड इन्हीं के अराउंड ना रहना चाहिए। यदि बहुत अच्छा कोई करंट अफेयर हो तो मतलब आप उसको इंट्रोड्यूस मतलब कि कहीं और यूज कर लो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हिस्ट्री की हमेशा मतलब कि आपको इंट्रोडक्शन में एक ना मतलब बैकग्राउंड लाना ही पड़ता है। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन है ना मतलब कि अच्छा नहीं रहता। हाँ चलो अब आगे। इंट्रोडक्शन की जो 6 मेन रूल्स होते हैं ना उनको लिखो, ठीक है। रूल नंबर 1 कि चाहे कितना भी कम टाइम हो लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है, ठीक है। रूल नंबर 2 इंट्रोडक्शन में कभी भी कोई माइक्रो डायग्राम, कोई इक्वेशन और पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना है। मतलब इंट्रोडक्शन हमेशा 2.5 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ की फॉर्म में ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन को कभी भी मतलब कि वो नहीं लिखना है आपको पॉइंट फॉर्म वगैरह में कुछ भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन और ना जो कंटेंट है उसके बीच में ना देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है और ये इसका ना बॉडी पार्ट है, एकदम क्लियर कट ना वो अलग होने चाहिए, ठीक है।
फिर इंट्रोडक्शन का जो भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें पहले 1 से 2 लाइन मतलब नॉर्मल लिखी हुई हो, फिर थर्ड लाइन या सेकंड लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो जो फर्स्ट लाइन जो 1.5 लाइन या जो 2 लाइन दी हुई है वो ही इंट्रोडक्शन बनेंगी उस क्वेश्चन का। मतलब उसमें कोई आपको नया मतलब कि इंट्रोडक्शन मतलब कि नहीं ढूंढना है, जैसे कि आप सोचोगे आप डिफाइन करूं, करंट अफेयर ढूंढूं, नहीं, जो ऊपर उसने लाइन देती ना उसी लाइन को मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से ना अलाइन करके ना मतलब आपको इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की लेंथ ना हमेशा 2.5 से 3 लाइन, 3 लाइन से मतलब कि 3.5 लाइन से ज्यादा इंट्रोडक्शन है ना कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एकदम मतलब कि गोल्डन रूल में लिख लो कि कभी भी है ना मतलब कि इंट्रोडक्शन 2.5 मतलब कि 3.5 लाइन से ज्यादा तो ना मतलब कि इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के जो रूल्स है ना वो आप फॉलो करना। और अब अगले कुछ दिनों के लिए ना न्यूज़पेपर का जब भी एडिटोरियल पढ़ो ना तो उसको देखना कि इसने किस स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया है। और अगले ना जब आप ना 150 क्वेश्चंस के एक साथ इंट्रो लिख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। और जैसे ही इंट्रो लिखना समझ में आया ना तो आप ऐसे मान लो कि आपने पेपर के अंदर 5 से 7 मिनट अपनी बचा लिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिख पाओगे। 4 से 5 नंबर है ना आपके अगले मतलब हर पेपर में बता रहा हूँ। तो टोटल कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। तो आपके 28 से 30 मार्क्स जो मेंस के अंदर है ना अगले केवल 7 से 10 दिनों के अंदर इंप्रूव हो सकते हैं यदि आप ये चीज करोगे तो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम, आज थोड़ा सा लेट चल रहे हैं इसलिए अपन जिससे कल मतलब कि क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई थी वो आज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज मैं सबका ना मतलब थॉट प्रोसेस देखता कि आप लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो। तो अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन के कंटेंट के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो गया, अब बॉडी का पार्ट आ गया। ठीक है, तो हमेशा एग्जामिनर का एक साइकोलॉजी होती है कि वो इंट्रोडक्शन को देख के ना मतलब एक जज कर लेता है कि हाँ यार इस बच्चे को 10 में से 5 नंबर देने हैं, 3 नंबर देने हैं। और फिर स्ट्रक्चर को देख के ना वो परफेक्टली कंफर्म हो जाता है, वो आगे का पूरा पार्ट पढ़ता ही नहीं है, केवल स्ट्रक्चर को देख के ही वो समझ लेता है। कल के क्वेश्चन में हमने यही चीज देखी थी कि नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज को मैं मानता हूँ वो है कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्रिएट क्यों करना, इसके 4 फायदे हैं। पहली बात कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने से आपको ना मतलब कि कितनी वर्ड लिमिट के अंदर क्वेश्चन पूरा करना है ना आप उसी वर्ड लिमिट के अंदर पूरा कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रो के अंदर मेरे पास ना 8 से 9 पॉइंट होते थे। ठीक है, तो 8 से 9 पॉइंट होते थे ना, तो अब मुझे जब यदि वो मतलब कि 20 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं हर पॉइंट के ऊपर 3 लाइनें लिखता था। जब वो 15 मार्कर होता तो मैं हर पॉइंट पे 2 ही लाइन लिखता था। और जब वो 10 मार्कर होता ना तो मैं हर पॉइंट पे 1 लाइन लिखता था। तो पहले से यदि स्ट्रक्चर आप सोच लोगे ना तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना उसके हिसाब से आप उसकी लेंथ को ना अलाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर जो सेकंड चीज जो आप क्या कर सकते हो ना, जो सेकंड फायदा क्या होता है इसमें आप ना बहुत ज्यादा अरेंजमेंट कर सकते हो। तो मतलब कि जैसे पॉइंट्स है ना इस तरीके से नहीं होंगे। जनरली आप कहीं आंसर पढ़ोगे ना तो कभी सोशल पॉइंट, कभी इकोनॉमिकल पॉइंट, फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इस तरीके से ना मतलब हैप्पैजार्ड वे में होता है। तो वो हैप्पैजार्ड वे में आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर पहले सोच लो कि हाँ सोशल के ये पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट होंगे, तो उस तरीके से आपका क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज रहेगा। तीसरा ना कोई भी पॉइंट आप रिपीट नहीं करोगे। जनरली ना गलती हो जाती है, अपन मेंस के अंदर लिखते हैं ना एक ही पॉइंट को 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं जो सबसे मतलब डेंजरस हो जाता है। फोर्थ इसका फायदा ये है कि आपकी कभी भी कोई डायमेंशन नहीं छूटेगी और आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो पूरी तरीके से एकदम फुल मतलब जितनी भी उसकी डायमेंशन होगी ना वो कवर करते हुए होगा। तो अब ये स्ट्रक्चरिंग सर होती क्या है? स्ट्रक्चरिंग है आपका माइंडसेट। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा उस समय आपने उस क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से सोचना स्टार्ट किया ना, ये होता है आपका मतलब कि स्ट्रक्चरिंग करना। जैसे जो कल अटेम्प्ट जिन्होंने कल ये सेशन लिया था वो अब एक बार है ना मतलब इसमें नहीं बोलेंगे। अब हम जो नए जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उसके सामने मेरा उनके उन सभी के सामने मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मानो कि अपने से यही क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस मतलब इन द इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर एक वाटर क्राइसिस है। अब इसको मतलब इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इसको मिटिगेट करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? और आज मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ उसको सोचने के लिए। अगले सेशन में केवल क्वेश्चंस को सोचने के लिए 25 सेकंड, उसके बाद में 20 सेकंड, और जब 6-7 सेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ना केवल 5 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सोचना है।
तो अब इस जो इन्होंने कल मतलब कि अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे सौरभ वगैरह ने कल सेशन अटेंड कर रखा है तो उन्हें इसका मतलब कि प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है, लेकिन जिन लोगों को जिन्होंने कल सेशन अटेंड नहीं किया वो लोग बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करें। हाँ रितिका बताओ। कि आपका ना मतलब माइंड क्या सोच रहा है, वाटर क्राइसिस को कैसे दूर कर सकते हैं अपन। आपको जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो बता के देखो एक बार। और एकदम मैं स्टार्टिंग में इतने इजी टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि इजी टॉपिक में भी स्ट्रक्चरिंग करना कितना जरूरी है, तो हार्ड टॉपिक में तो स्ट्रक्चरिंग बहुत ही ज्यादा मस्ट हो जाएगी। हाँ अंकित जी आप बताइए। सर इस क्वेश्चन में हम इंडिया के अभी जो करंट क्राइसिस है और मतलब हम ये फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू ये टिल ये 2047 में क्या आने वाला क्राइसिस, और हमारा भी फॉर एग्जांपल अभी हम ये कोट कर सकते हैं कि इंडिया भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जाने वाली है कि बाय 2030, और हमारा भी जो नीड है वो नियर अबाउट लाइक 1100 क्यूबिक जो मीटर हमारा मतलब रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे अंकित जी ने ये जो किया है ना वो इंट्रोडक्शन किया है, और कौन से तरीके से किया है, फैक्ट एंड डेटा वाले तरीके से किया है कि 2030 तक ये है, करंट रिक्वायरमेंट ये है। तो ये ना मतलब कि फैक्ट वाले तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब मेरे को बताइए कि आपका जो बॉडी वाला पार्ट होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। सर बॉडी वाले पार्ट में हम ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन हियर राइट हियर कि हम जो वाटर को जो कंजर्व करेंगे, जो मतलब जो स्ट्रेटजी होगा हमारा मिटिगेशन का, दो तरीका होगा, एक होगा ट्रेडिशनल अप्रोच होगा और एक हमारा होगा अभी का जो करंट अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कि जो गांव में चल रही है कि जो ये बहुत सारे अप्रोचेस चलते हैं तो हम उसको करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मे बी गांव में ये टैंक्स बनाते हैं जो ये तालाब में ये पानी आता है। फॉर एग्जांपल गांव में बड़े बड़े तालाब होते हैं जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्लॉक्स के, अंकित वो जी का सोचने का जो तरीका था, इन्होंने दो कैटेगरी के अंदर सोचना स्टार्ट किया कि व्हाट कैन बी द ट्रेडिशनल वेज एंड व्हाट आर द मॉडर्न वेज। किसी और का स्ट्रक्चर और कोई मतलब कि ज्योत्सना, हाँ ज्योत्सना आप बताइए कि आपका स्ट्रक्चर आप क्या अलग सोच रहे हो कि हाँ कि ये इस तरीके से अलग कर सकते हैं। सर इंट्रोडक्शन तो हम डाटा से दे सकते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का रिपोर्ट एक आया है उसमें दे सकते हैं। हाँ ये रिपोर्ट आया, ये भी फैक्ट डेटा वाला ही एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप बताइए आपका माइंडसेट में स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आप पॉइंट्स को सोचेंगे। सर इसमें हम तो पहले इंडिया का स्पेसिफिक अगर है तो इंडिया का मैप देके ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें लोकेट कर सकते हैं कौन से एरिया कौन से रीजन ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहा है, कौन सा लो इंडिया का ओवरऑल सिनेरियो क्या है वो उसको हम शो कर सकते हैं मैप। स्ट्रक्चर की स्ट्रेटेजी क्या हो, उसका क्या स्ट्रक्चर, किस तरीके से पॉइंट आप दिमाग में लाओगे। स्ट्रेटेजी को सर हम इसको कम्युनिटी लेवल से स्टार्ट करके इंटरनेशनल लेवल तक डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ज्योत्सना का एक तरीका है कि भाई साहब आप बताओ कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे क्या हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे क्या हो सकते हैं, रीजनल लेवल पे क्या हो सकते हैं, सोसाइटल कम्युनिटी लेवल पे क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकते हैं। तो दिस कैन बी ए वे, बट और अच्छा मतलब कि कोई बताएगा। अभिमन्यु आप बताइए। यहाँ पे वी कैन लुक इनटू द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इंडिया में, या जो भी एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। किस तरीके से आप स्ट्रक्चर करने वाले हो, जो प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज को हम देखना चाहें तो सबसे पहले स्टोरेज लेवल पे, क्योंकि वाटर जब तक हमारे पास स्टोरेज ही नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम जनरेट होगी। उसके बाद इफ वी मूव इनटू द यूसेज ऑफ वाटर, तो वाटर यूज करने के कारण जो इनएफिशिएंसी होती है तो दैट विल फर्दर कंपाउंड द प्रॉब्लम। फिर उसके अलावा जो हमारी सेक्टरल स्पेसिफिक या जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं विच गवर्न द वाटर यूसेज, वो एड्रेस कर सकते हैं। चौथा उसके बाद और क्या जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज की प्रॉब्लम है, प्राइसिंग एक्यूरेट नहीं हो रही या सब्सिडीज दी जा रही हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दे ऐड अप एंड कॉज द वाटर क्राइसिस। तो हम इन सारे कॉजेस को अगर ये भी एक तरीका हो सकता है जिसमें कि अलग अलग जो मतलब कि पॉलिसी लेवल पे देखो, लेकिन इसमें पॉलिसी लेवल पे देखने पे क्या ना कि आपका एक स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप इसका थोड़ा सा वो देखेंगे ना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना था। हाँ शिवम लास्ट देखेंगे ताकि फिर अपन इसका मतलब कि आंसर। सर हम एक स्टेक होल्डर अप्रोच भी कर सकते हैं मे बी। जैसे कि स्टेक होल्डर में क्या अप्रोच रखोगे। जैसे सर कि एज अ कॉमन सिटीजन हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं,
एज अ ये गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये कैसे कर सकते हैं, एज इंडस्ट्री कैसे कर सकते हैं? उसी वो आ गया ना, इंटरनेशनल वाला आ गया ना, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, रीजनल, कम्युनिटी वाला, उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, वो तो एक शिवम लास्ट। हाँ सर, क्योंकि वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, फिर प्रिवेंशन के लिए ये बात हो रही है, तो सर से सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसके सोर्सेस क्या बन रहे हैं, जहां पर इसको फिर हम बाद में प्रिवेंट करने के लिए, लाइक कि सोर्सेस। नो सर, आज ही आए हो क्या? ये सर क्लास में भी थे। नहीं, कल वाली क्लास में थोड़ा ना थे आप? नो सर, कल नहीं, आज। हाँ बताओ, अब आपका आंसर बताओ सर। जो जैसे सोर्सेज, जैसे कि सर वाटर, जैसे कि जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, है ना सर, वहां पर प्रिवेंशन के लिए हम लोग देख सकते हैं। और जो सोर्सेज मेन जहां पर से वाटर आ रहे हैं, वहां पर प्रिवेंशन के लिए पहले देखते हैं। उसके बाद बाकी जैसे कि और लेवल पर कहाँ पर वाटर ज्यादातर हमारे आ रहे हैं, क्योंकि सर बढ़ते पॉपुलेशन के साथ सर क्लाइमेट हमारा जो है तो अब उतना अप्रोप्रिएट रहा नहीं है वाटर, उसी के कारण सब बेकार हो रहा है ना सर। तो मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर सर मैं बता रहा हूँ, टू द पॉइंट आंसर, कंक्लूसिव आंसर अगर देखा जाए तो सर उस तरीके से मैं सोचूंगा। मैं सर स्ट्रक्चर तरीके में बता रहा हूँ कि सर सोर्सेस देख के उस पर मैं प्रिवेंशन देखूंगा। हाँ, शिवम ने एक पॉइंट ना बहुत बढ़िया टच कर दिया था। मेरे को लगा था कि इसने कल की क्लास देखी है, क्योंकि इसने मतलब इसी तरीके से डील होता है ये। जैसे वाटर का कोई क्वेश्चन आ गया ना, वाटर क्राइसिस का क्या मतलब है कि वाटर कम पड़ रहा है। वाटर कम पड़ने का मतलब है या तो सोर्स से कम आ रहा है, या फिर जो सोर्स से आ रहा है वो पॉल्यूटेड आ रहा है। दो ही वे हो सकते हैं। कि जैसे कि आपके पास, आपको मैं बोलूं, आपके घर पे, आप इसको प्रॉब्लम को ऐसे सोचो, आपके घर पे प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस है, इसका मतलब या तो आपके पास पानी कम आ रहा है, या फिर जो पानी आ रहा है वो पॉल्यूटेड आ रहा है। ठीक है, या फिर एक कारण हो सकता है कि पानी की सप्लाई तो अच्छी है, लेकिन आप ना उसका यूज ढंग से नहीं कर पा रहे। तो अपने को इसको क्वेश्चन को किस 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर अपन उस सोर्स से डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट में जो कंजप्शन यूज लेवल है वहां पे क्या दिक्कत आ रही है। अब सोर्सेज लेवल पे आप देखते हैं ना, तो वाटर कहाँ से आ सकता है? वाटर केवल 4 ही जगह से आ सकता है, सोच के देखो। एक, जो अपने ग्लेशियर रिवर है वहां से आ सकता है। दूसरा, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है। थर्ड, जो वाटर अपना पॉन्ड और रेनफॉल, उनसे आ सकता है। फोर्थ, वाटर अपना वेस्ट वाटर हो सकता है। वेस्ट वाटर की 2 कैटेगरी हो सकती है, एक इंडस्ट्रियल जो सीवेज वगैरह जो वेस्ट है वो वाटर हो सकता है, या फिर जो अपना ना जो ओशियन का जो सी का वाटर है वो हो सकता है। अब वाटर क्राइसिस की मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी में आप एक एक पे देख सकते हो कि ग्लेशियर को कैसे कर सकते थे, रिवर्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते थे, फिर आप मतलब कि टंका वगैरह जो भी बना दिया आपने, ट्रेडिशनल मेथड, सब कुछ इसमें बता सकते हो। गवर्नमेंट की प्रेजेंट जो पॉलिसीज है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज आप इसमें ना लाइन से बता सकते हो। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड वाटर में आप बता सकते हो किस तरीके से अपन ने इंडियन ईजमेंट एक्ट में ये बोल रखा है कि आप कितना भी पानी निकाल सकते हो। उस एक्ट के अंदर अपने को थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आप मतलब कि आगे आ जाते, वेस्ट वाटर का आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, RRR वाला मेथड यहाँ पे लगा सकते हो, डीसेल्टिफिकेशन किसका कर सकते हो, ओशियन वाटर का डीसेल्टिफिकेशन कर सकते हो। ये सारी चीजें तो कहाँ पे आ गई, आप सोर्स लेवल पे। फिर सोर्स के बाद आपके पास पानी आ गया, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में ना जहां जहां लीकेज है उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हो, किस तरीके से वाटर थेफ्ट हो रहा है उसको आप देख सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ यूजेज पे। यूजेज 2 लेवल पे हो सकते हैं, या तो एक ना मतलब आप कॉमर्शियल लेवल पे, या मतलब कि एक इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आप ना छोटे छोटे तरीके बता सकते हो कि किस तरीके से मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ना मतलब कि वाटर ज्यादा कंज्यूम हो गया तो वाटर एजुकेशन की जरूरत है, किस तरीके से वाटर अवेयरनेस की जरूरत है, वो सारी चीजें बता सकते हो। फिर उसके अंदर आप एग्जाम्पल सारे जो वाटर पंचायत वगैरह की वो एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप ना मतलब कि जो कॉमर्शियल लेवल पे जो वाटर यूज हो रहा है उसका देख सकते हो। फिर पहले आप एग्रीकल्चर में जाओ, एग्रीकल्चर में आप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर सारा लिख सकते हो। फिर आप ना इंडस्ट्रियल में जाओ कि इंडस्ट्री ना मतलब पोल्यूट करने से कैसे बचा सकते हैं, कि किस तरीके से ना मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है जो वाटर कम यूज करती हैं वहां पे देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आप बता सकते हो, फिर सर्विस सेक्टर का आप बता सकते हो किस तरीके से होटल इंडस्ट्रीज के अंदर जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए ना मतलब कि वाटर कंज्यूम हो रहा है। इस तरीके से यदि आप बिल्डअप करते हैं ना, तो हर एक पार्ट पे यदि 2 भी पॉइंट लिखते हैं ना, तो आपके ना 17 से 20 पॉइंट्स है ना इजीली तैयार हो जाते हैं, और कोई भी एक पॉइंट है ना नहीं छोड़ता। इसको बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आप किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे।
अब देखो आपके जितने भी पॉइंट्स आपने सोचे थे ना, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर पूरे आ जा रहे हैं। अब किसी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आप कब सही मान सकते हो? किसी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को जब आप सही मान सकते हो जब आपको लगे ना कि सारे के सारे पॉइंट्स है ना उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब जैसे आप है ना कोई भी ना वाटर क्राइसिस से बचने का कोई भी नया एक वो जो पॉइंट है ना वो बता दो, वो इन्हीं कैटेगरी के अंदर है ना एक सब पॉइंट होगा। और इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि हाँ बच्चे की जो थिंकिंग है ना कितनी सिस्टमेटिक है, पहले इसने इसके बारे में सोचा, फिर अब इसने मतलब कि किस तरीके से बिल्डअप करके क्वेश्चन को कहां तक ले गया। और अब देखो आपको यदि क्वेश्चन है ना 10 मार्कर में लिखना है तो आपको पता है कि इसमें ना गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो देखो सॉल्यूशंस में है। जैसे तो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर के साथ आप अटल भूजल योजना को लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज को कम करने वाले में आप ना जो हर जल वाले को लिख सकते हो, जो लेस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाले में भी ये नल जल वाली योजना लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो स्कीम्स है ना इसी स्ट्रक्चर के सब पार्ट्स हैं, जहां पे आप जैसे मैंने बताया ना एफ हाइपोथेसिस कि आप आर्गुमेंट करोगे, आर्गुमेंट को बैक करने के लिए फैक्ट डालोगे। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, डेटा होते हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो आप जब भी आर्गुमेंट कोई भी करोगे उसका बैकअप आप फैक्ट के द्वारा मतलब कि कर दोगे। तो ये होती है स्ट्रक्चरिंग। कल हमने मतलब कि 3 4 5 क्वेश्चनों पे ना इस तरीके से मतलब कि स्ट्रक्चर है ना मतलब क्रिएट किया था। तो मतलब कि आज है ना मेरा मतलब कि मेरे को वापस से एक मतलब कि काम के लिए जाना है, तो मैं मतलब ये सेशन एक 1 आवर का ही ले सका। लेकिन हम इसको मतलब कि कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा ना तो हम इसको वापस से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अभी तो विकास भाई मेरे को वापस से एक मतलब कि इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा। तो जो यहाँ से जो स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है वहां से हम कल या परसों ना फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी गौरव ने। कल के बाद दोबारा सेम ही चीज़ को करना वैसे काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है, तो भी इन्होंने करा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे को कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, तो हमने कहा हम रिकॉर्डिंग तो करते नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से आपकी फालतू में लोगों के बीच में कई बार कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल देता है गौरव कि करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए, तो गलत चला जाता है। तो वो बात हम भी मानते हैं। बाकी हम सब की तरफ से आई थिंक वी विल थैंक गौरव फॉर द सेशन। बाकी ये भीलवाड़ा में एज एन एसीएम काम कर रहे हैं और ये भीलवाड़ा महोत्सव करवा रहे हैं, काफ़ी बड़ा भीलवाड़ा जैसी जगह पे। पहले एक टीना डाबी थी, अभी गौरव गुरानिया है वहाँ पे। वो काम करने देते हैं मेरे ख्याल से। बाकी कोई भी आपके डाउट्स रहेंगे, आगे जो सुपर 50 और एमआईजी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिलेगा ये सेशंस, उनमें आप पूछ सकते हो। बिल्कुल और स्ट्रक्चरिंग वाली चीज़ को आप एक बार देखना, और ये जो इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन के बारे में, ये 150 इंट्रोडक्शन बना के देखना, उसके बाद में आपको जो चेंज मिलेगा। तो बाकी गौरव आई थिंक स्ट्रक्चरिंग पे एक सेशन और ले लेंगे, लंबा सेशन, ताकि ना 5-10 क्वेश्चंस के स्ट्रक्चरिंग और देख लेंगे, ताकि मतलब सभी लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद अपन कीवर्ड्स जो भी आगे किस तरीके से कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए, वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आंसर के प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हैं, इंट्रो कंक्लूजन के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे मतलब एक बढ़िया पॉइंट है उसको इंट्रोडक्शन के लिए या कंक्लूजन के लिए बचा के रखते हैं। तो उन सारी चीजों पे अपन हर एक एक सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। फिर जीएस 1 का कैसे आंसर लिखना है, 2 का कैसे लिखना है, 3 का कैसे, 4 का कैसे, वो भी लिखेंगे। और एक दिन है ना 3 आवर्स का पूरा पेपर है ना आप मेरे साथ लिखोगे, तो उसमें लाइव मैं पेपर मतलब कि आपको कराऊंगा कि जैसे 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर मैं जैसे 11-12 मिनट हो जाएंगी मैं कि आप क्वेश्चन को शिफ्ट कर जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे, किस तरीके से मतलब जो मतलब एग्जाम के रियल टाइम एग्जाम में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होता है ना, उसके लिए अपने एक लाइव पेपर भी सोल्व करके देखेंगे। तो ये कुछ मतलब कि सेशंस होंगे जिनमें आपको काफी मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगा आपके आंसर राइटिंग वगैरह में। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन रैप अप करते हैं यहीं पे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आई होप एवरीबॉडी गॉट some good points and some good knowledge. Okay.